अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो, ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करें आज की बड़ी खबर की। उससे पहले आज की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान बाढ़ से डूबने की स्थिति में, ये पाकिस्तान में बाढ़ की तस्वीर है। आप देखिए जरा, गले तक पानी में रिपोर्टिंग कर रहा है पत्रकार। पाकिस्तान में पानी का हाल देखिए। कबायली डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोइल सुलेमान में होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिशों की वजह से कोइल सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो आ गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के रास्ते जो है वो मनक़ता हो गए। कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। घरों को जाने वाले और शहरों को आने वाले कबायली लोग जो है वो फंस कर रह चुके हैं, क्योंकि बरसाती नदी नालों से जो है वो गुजरना बिल्कुल महाल हो चुका है। इस वक्त जो है सखी सरवर का एक बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर सूरत इस तरह से है कि वक्त के साथ साथ सखी सरवर के बरसाती नाले के पानी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से तूफ़ानी जो मजीद है वो आ सकती है। तो इस वक्त कोइल सुलेमान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़राई रकबे जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। तो आप हम भी इस कवरेज के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरह से होती है ताकि नाजरीन को बताया जा सके कि जब कबायली लोग जो है वो फंस जाते हैं तो इस तरह से सूरत हाल दरपेश आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बरसाती नदी नालों से अगर गुजरना हो तो इस तरह की सूरत हाल जो वो पैदा हो जाती है। कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद जो है वो इस तमाम तर इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि फिलहाल जो है सैलाबी सूरत हाल की कोई ऐसी इतला नहीं है कबायली लोगों को जो यहाँ पर आप तो पाकिस्तान की एक तस्वीर मैंने आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान में बाढ़ के हालात क्या है। लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार मांगे बाबा स्टाइल में इलाज। बिहार में जो कुछ हुआ, ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि अपराधी कितने बेखौफ होकर, चाल देखिए, इन अपराधियों पर क्या एक्शन हुआ ये आपको बताऊंगा। लेकिन ये बेखौफी डराने वाली है कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ होकर एक आईसीयू के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते और इसी बेफिक्री के साथ वापस लौट जाते हैं। उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर, ये देखिए बाइक से जा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हाथ देखिए दोनों उठा रखे हैं, एक हाथ में पिस्तौल आप देख रहे हैं। ये अपराधी गोली चलाने के बाद भागे, वो तस्वीर है। 3 बाइक पर सवार हैं और हाथ उठाते हुए निकले हैं एक कोई हत्या करने के बाद। और ये देखिए दूसरी बाइक जिसमें 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये हत्या करने के बाद फरार हुए एक के पीछे एक। ये तस्वीरें डराने वाली हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। खुलेआम अपराधी बाइक से आते हैं, अस्पताल के आईसीयू में घुसते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उसके बाद इस तरह देखिए बेखौफ होकर सड़क से बाइक चलाते हुए चले जाते हैं। ना कहीं पुलिस, ना कोई पकड़ने वाला, ना कोई रोकने वाला। ये तस्वीरें बिहार के लोगों को डरा रही हैं और इसीलिए ये तस्वीर देखिए, बाबा आज थे वाराणसी में। बिहार में भी योगी स्टाइल वाले इलाज की बात हो रही है कि यूपी में जो इलाज होता है, यही इलाज की जरूरत बिहार में आई है, तभी बिहार के हालात सुधर सकते हैं। देखिए जरा यूपी की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए, यूपी के कानपुर में यह युवक लड़की को छेड़कर भागा है। देखिए आया है, लड़की के साथ बाइक पर छेड़छाड़ की है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। देखिए लड़की जा रही थी, फोन पर बात कर रही थी, बाइक से आया, उसको छेड़ा है और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने तस्वीरें देखी सीसीटीवी में। सोचिए इस बाइक वाले का क्या हश्र हुआ, क्या हाल हुआ होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी बिहार की तस्वीर एक मैंने आपको दिखाई जहां आईसीयू में घुसकर हत्या हो रही है और यहां ये युवक छेड़छाड़ करके भागा था। छेड़छाड़ के बाद देखिए इसका हाल। यूपी में ये होता है, यूपी पुलिस ये करती है। ये है वो लड़का आदित्य गुप्ता, लड़की को छेड़छाड़ करके भाग रहा था, उसके बाद एनकाउंटर हो गया। छेड़छाड़ करते वक्त शायद इसे अंदाजा नहीं रहा होगा जो ये कर रहा है, उसके बाद इसका हश्र क्या होगा। अब ये सिर्फ एक तस्वीर है यूपी की। यूपी में रोज अपराधियों के साथ ये हो रहा है। ये गाजियाबाद की तस्वीर देखिए जरा, लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। ये गाजियाबाद की तस्वीर देखिए।
ये आगरा की तस्वीर देखिए, वाहन चोर का एनकाउंटर हो गया है। ग्रेटर नोएडा शातिर चोर का एनकाउंटर। और ये जौनपुर में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने ठोक दिया। अब बिहार के लोग इसी स्टाइल में इलाज चाहते हैं। योगी राज में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ठोक दिया। बिहार की राजधानी पटना में अस्पताल की आईसीयू में गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में शूटआउट से हड़कंप मच गया। घटना के 36 घंटे बाद भी बिहार पुलिस के हत्थे सिर्फ एक अपराधी चढ़ा है। अब बिहार में योगी स्टाइल में इलाज की मांग उठने लगी है। अपराधी बिहार में इस कदर बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं कि लोग अब योगी के ऑपरेशन लंगड़ा को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कौन कौन साजिश करता है? शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। बिहार में चुनाव से पहले बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार एक्शन में है। नीतीश ने बिहार के 40 डीएसपी का तबादला कर दिया है। वहीं बिहार पुलिस शूटआउट के आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगी। तो बिहार पुलिस पर जब दबाव बना तो एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ये जिसे आप सबसे आगे देख रहे हैं, यह है तौसीफ अहमद। तौसीफ बादशाह खुद को कहता है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इसको देखिए जरा। इस शख्स को हाथ में पिस्तौल लिए हुए, इसका चेहरा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे इसे पता था इसका बाल भी बाका नहीं होगा, इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी स्टाइल से आया है, पिस्टल लोड की है और उसके बाद अंदर जाकर इसने धाएं धाएं फायरिंग की है। अपने साथ 4 और गुर्गे लाया था। बिहार पुलिस ने देखिए अब तक क्या एक्शन लिया है। बिहार पुलिस ने इस शख्स को अभी तक गिरफ्तार किया है, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और वो तौसीफ बादशाह की है, जिसे आप जेल में देख रहे हैं। आईसीयू में मर्डर के बाद एक्शन में है पटना पुलिस। हत्या में 5 नहीं 6 अपराधी शामिल थे। 5 अपराधी अस्पताल में दाखिल हुए और एक बाहर खड़ा रहा। सीसीटीवी फुटेज से सभी आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने छापेमारी कर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा पिता के इलाज के लिए पैरोल पर आया था। शुक्रवार सुबह 6 बजे चंदन मिश्रा को जेल वापस लौटना था। इससे पहले ही खुद के इलाज के लिए वो खुद अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो गया। इसकी जानकारी चंदन के विरोधी गैंग शेरू गिरोह को मिल चुकी थी और इसी के बाद 6 आरोपी हथियार के साथ अस्पताल पहुंचे। चंदन और शेरू गिरोह पहले साथ ही काम किया करते थे, लेकिन विवादों के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 शूटर्स की पहचान की। इसमें फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ उर्फ बादशाह, इसके साथ ही बलवंत सिंह और मोनू सिंह की पहचान की गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। सीनियर एसपी, आईजी और पुलिस अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। पारस अस्पताल के आसपास के इलाके के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शेरू गिरोह से जुड़े ठिकानों पर गहन तलाशी हो रही है। पुलिस ने पटना और बक्सर से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एडीजी कुंदन कृष्ण के मुताबिक अपराधियों की अब संपत्ति जब्त की जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध के बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में 40 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सहित कई जिले के डीएसपी शामिल हैं। इससे पहले बढ़ते अपराध पर शूटर सेल बनाने का फैसला हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने शूटर सेल बनाने का आदेश दिया है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं, वो अपने अपने इलाकों में सक्रिय शूटरों की पहचान करेंगे। इन शूटरों का डेटा तैयार किया जाएगा और सभी शूटरों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है। अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये संभव नहीं है कि चप्पा चप्पा एक एक आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ा रहे।
लेकिन कानून का राज है और आपने देखा कि 3 घंटा 4 घंटा के अंदर अपराधी गिरफ्तार भी हो गया और अपराधी पक्की पहचान भी कर ली गई। एक अस्पताल में घुस करके 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए दे कम, दे किल एंड दे वॉक अवे। और ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी कि नहीं? 2005 से 2025 का डाटा निकालिए, ये महाजंगल राज है। अगर उस वक्त 50 क्राइम हुए होंगे तो इस वक्त उसके कंपेयर में 1000 क्राइम हो रहे हैं। ये गुंडा राज और महाजंगल राज है और इसमें प्रशासन को मुंह में टेप लगवा दिया गया है। स्वाभाविक रूप से पुलिस का जो भी जिम्मेवारी होगा वो पुलिस हमारे यहाँ एकदम निष्पक्ष इस मामले में कार्रवाई होती है। जिसे SHO गांधी मैदान के खिलाफ कार्रवाई हुई कि अपराधी जल्द से जल्द कानून के जद में आए। और पुलिस में आज की जो व्यवस्था हेडक्वार्टर का है, कोई बचाने वाला नहीं है, निर्मम तरीके से कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जो भी इमारतें थी, दीवारें थी, सब ध्वस्त हो चुका है। पूरी तरह से एकदम घुटना टेक दिया है और अपराधी सत्ता के संरक्षण प्राप्त कर करके वो विजय बन गए। अब देखिए जरा, जो हत्या करने वाला है उसका सियासत से भी कनेक्शन है। चिराग के चाचा पारस पासवान जिनकी अलग पार्टी है। देखिए जरा, ये तौसीफ खान है, यही तौसीफ बादशाह है जो पिस्तौल लेकर ICU के अंदर घुसा था। और देखिए नीचे लिखा है तौसीफ खान बादशाह और लिखा है समाज सेवी। ऐसे समाज सेवी है बिहार में। और दूसरी तरफ देखिए पारस पासवान के पास खड़ा है, लिखा है अगर तुम चांद की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। और देखिए रील बनाने का भी शौकीन है। ये तस्वीर देखिए, तौसीफ और बादशाह। अब इसी की गिरफ्तारी हुई है, बिहार पुलिस ने इसे उठाया है। मकसद है जिंदगी का हमारी तो जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। पायलट बाबा जी, मंत्री जी, एक बात बताइए, आप हवाई जहाज तो बहुत अच्छा उड़ा लेते होंगे। हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं, आदमी उड़ाता हूँ। नाज से कहा करता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। तो सुशासन बाबू के राज की यह तस्वीर भी है जिस पर नीतीश को जवाब देना होगा। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े शूटआउट को लीड करने वाले मुख्य शूटर का नाम तौसीफ उर्फ बादशाह है। 1 सेकंड के लिए भी अपना चेहरा छिपाने की इसने कोशिश नहीं की। कमर से बंदूक निकालते वक्त भी CCTV कैमरे की ओर बिना किसी घबराहट के देखा, सबसे आगे चल रहा था। गोली मारने के बाद लौटते वक्त भी उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। हत्या करने के बाद भी वो वहां से आराम से निकला और इतना ही नहीं, बाहर निकलकर जश्न भी मनाया। तौसीफ उर्फ बादशाह को रील बनाने का शौक है। इंस्टाग्राम पर उसने कई वीडियो बनाए हैं। तौसीफ बादशाह पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उसके पिता का हार्डवेयर का कारोबार है, उसकी माताजी टीचर है। उसने सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई की है। महंगी गाड़ियों का उसे शौक है और उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक तौसीफ ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम शुरू किया। वो लोगों की हत्या या ऐसे अपराधों के लिए संसाधन मुहैया कराने के बदले पैसा लेता है। तौसीफ पहले भी पारस हॉस्पिटल आया था और अपने एक रिश्तेदार का इलाज करवा चुका है। उसी दौरान उसने अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी ली और इस बार उसने खुद ही पूरा मर्डर प्लान तैयार किया है। तो सिर्फ तौसीफ इकलौता नहीं है। मैं आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, लालू राज को जंगल राज कहते हैं। देखिए जरा दोनों राज में क्या स्थिति है, कितना फर्क है अपराध में। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जंगल राज में लालू राबड़ी के दौर में क्या हालात थे बिहार के। हत्या 2004 में बिहार में अपराध 3948, दुष्कर्म 1390, अपहरण 3413 और लूटपाट 2986। बिहार में 1990 से 2005 को जंगल राज कहा जाता था। लालू राबड़ी ने 15 सालों तक राज किया। NCRB के मुताबिक हर साल 4500 हत्याएं हुई, मतलब हर दिन औसतन 12 हत्याएं होती थी। बिहार हत्या के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में था। 15 सालों में अपहरण के 48,000 केस दर्ज हुए, यानी हर दिन 9 लोगं का अपहरण बिहार में होता था। अपहरण
के मामले में बिहार तब देश में नंबर 1 था। सुशासन बाबू का राज आया 2005 से 2015, हत्या 2022 में 2930, दुष्कर्म 881, अपहरण 11822 हो गए, लूटपाट 2282। नीतीश के सीएम बनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कई बड़े अपराधियों को जेल भेजा गया। 2005 से 15 के दौरान 75,000 केस निपटाए गए। अपहरण रंगदारी के मामलों में कमी आई। 2015 के बाद शराब तस्करी के मामले लेकिन बढ़ गए। 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या हुई। 18 में मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार को AK-47 से भून दिया गया। 2020 में 7,889 अपहरण के केस दर्ज हुए और 2021 में किडनैपिंग के 10,198 केस। 25 में बिहार में हर महीने औसतन 229 हत्या की वारदात हो रही है। राजधानी पटना में हत्या के कई बड़े मामले दर्ज हुए हैं। पटना में 1 से 16 जुलाई के बीच 14 लोगों की हत्याएं हुई हैं। हत्या के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। 4 महीने में पटना में 115 से अधिक हत्या की घटनाएं हुई हैं। इस वजह से पटना को क्राइम कैपिटल भी कहा जा रहा है। इसलिए सुनिए जरा, पटना के लोग योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों ले रहे हैं? कहते हैं कि जब तक जोगी वाला मॉडल नहीं चलेगा ना, तब तक कंट्रोल नहीं होगा। बिहार के अपराधियों के जिस हिसाब से मनोबल बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से बिहार सरकार कार्रवाई करने में, एक्शन में नजर नहीं आती है। इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रोज हत्या, रोज जो है छिनतई, रोज तरह का अपराध जो है, लोग भयग्रस्त हैं। हत्या तो आज थोड़ी हो रहा है, पहले ही से होते आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा नहीं होता था। इस पे रोक लगना चाहिए। योगी जी रहेंगे तबे तो सुधार होगा बिहार का। नीतीश कुमार का पकड़ जो है ढीला पड़ गया है। अब कौन मॉडल होना चाहिए, योगी मॉडल होना चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, वो तो है, लेकिन ये है कि जो पुलिस जो है, पुलिस को जो है थोड़ा जो है उसका इकबाल रहना चाहिए। योगी से भी कड़ा शासक आना चाहिए। अगर हत्या हो रहा है, लाइन और कानून फेल है, तो कानून पर बात का चीज़ है। हत्या को हत्या में कन्वर्ट करने के लिए काउंटर होना जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर थे। पीएम मोदी की तस्वीर देख रहे हैं। मोतिहारी पहुंचे थे पीएम मोदी, रोड शो कर रहे थे। उनके साथ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। और एक साथ मंच पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए दिखे। चंपारण की इस धरती पर एक बार सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का पूरे चंपारण के लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। और उसके बाद नीतीश कुमार मंच पर आए बोलने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और लोगों से कहा खड़े हो जाओ। जा रहे हैं सब, मैं उनका नमन करता हूं और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, तो पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा और खासतौर पर लालू यादव पर। पीएम मोदी ने कहा आरजेडी कांग्रेस काल में बिहार का विकास नहीं हुआ। आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते। ये लोग रोजगार के नाम पर जमीनें लिखवा लेते हैं। मुंबई जैसा मोतिहारी होगा, पुणे जैसा पटना बनेगा। जैसे अफसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अफसर गया में होगा। नीतीश कुमार ने भी लालू राबड़ी को घेरा। पहले की सरकार में कोई काम नहीं होता था, हम 20 साल से काम कर रहे हैं। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। हमने लोगों को मुफ्त बिजली देना तय कर दिया है और बिजली के लिए अब कोई पैसा नहीं लगेगा। सभी परिवारों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कल 7 हत्याएं, आज फिर कई हत्या।
बकौल बिहार पुलिस, बिहार में खूनी मौसम है। प्रधानमंत्री के मुंह में आज मोतिहारी में रैली में जंगलराज शब्द तक नहीं निकला। क्या पीएम भी अपराधियों से डरे हैं? लालू यादव ने कहा पीएम मोदी की रैली को लेकर लालू ने तंज किया, झूठ बोलने आज बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी। क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को जमीन की ओर खींचता है, चुनावकर्षण बल व्यक्ति को बिहार की ओर खींचता है। सुनिए जरा सियासतदानों को पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया साथ। और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं, बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। आज जो रोजगार की बात कर रहे था तो 2 करोड़ की बात आपने किया था, पहले भी जुमला करार दिया, बाद में आप ही के नेता ने फिर जुमला परोसने आ गए। बिहार बरसात में प्रधानमंत्री जी का आगमन इसीलिए कि बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार लाचार हैं। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, यहाँ अब बिहार के लोग जगलरबाजी स्वीकार नहीं करेगा। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी देखी गई। एम्स, ऐसे विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, लोगों को मदद, किसान को, मजदूर को, महिला को, तो ये स्वाभाविक है कि योजनाओं के द्वारा ही किसी का कल्याण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू यादव पर बिना नाम लिए हमला कर रहे थे कि कैसे जमीन ली और नौकरी दी। दूसरी तरफ लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। देखिए क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल लालू को नौकरी के बदले जमीन मामले में राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमे पर रोक से मना कर दिया था। एफआईआर निरस्त करने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस दिया। मतलब लालू की याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है। मामला रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी की नौकरियों से जुड़ा है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू ने नौकरी के बदले जमीन ली और उन्हें अपने परिवार और सहयोगियों के नाम ट्रांसफर करवाया। मई 2022 में दर्ज एफआईआर में लालू और परिवार के सदस्यों के नाम भी है। लालू की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी। लालू ने एफआईआर 14 साल की देरी से दर्ज करवाने का हवाला दिया। मामले में पहले भी प्राथमिक जांच हुई है जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। पिछले कई दिनों से छांगुर बाबा से जुड़ी खबरें आ रही हैं और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले छांगुर की संपत्ति पर एक्शन हुआ, छांगुर की जो पुलिस वाले मदद कर रहे थे उन पर एक्शन हुआ। अब उन नेताओं की बारी है। लाल डायरी मिली है और इस लाल डायरी से सच निकलने वाला है। जो सच निकलकर सामने आ रहा है, पहले यह जानकारी मिली कि छांगुर का अतीक से भी कनेक्शन और मुख्तार के साथ छांगुर का गुर्गे की तस्वीर भी सामने आई है। दावा किया गया कि अतीक के चुनाव के दौरान छांगुर के ही घोड़े पर अतीक बैठकर नामांकन करने गए थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। आरोप लगे कि बहुत से पुलिस वाले छांगुर से मिले हुए थे और उसमें सीओ लेवल के अधिकारी भी थे, एसडीएम भी थे। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। अब ढूंढा जा रहा है नेताओं को कि छांगुर किन नेताओं की मदद कर रहा था, कौन से नेता छांगुर से पैसा ले रहे थे और छांगुर इतना बड़ा हो गया क्या बिना नेताओं की शय पर हुआ। अगली तस्वीर देखिए जरा। एक डायरी मिली है, दरअसल ये लाल डायरी है।
लाल डायरी में बहुत से नाम लिखे हुए हैं। दावा यह है कि लाल डायरी में नेताओं के नाम भी हैं। क्या इस डायरी में उन नेताओं के नाम भी हैं जहां तक छांगुर का पैसा पहुंचा है? तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर के धर्मांतरण और काली कमाई के खेल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को छांगुर की एक लाल डायरी मिली है। इस लाल डायरी से बलरामपुर से लखनऊ और दिल्ली तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुलिस के बाद अब इस लाल डायरी में कई बड़े नेताओं का नाम सामने आया है। विधानसभा से लेकर पंचायत उम्मीदवारों तक के प्रचार में छांगुर ने लाखों रुपए खर्च किए। मतलब छांगुर ने नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। लाल डायरी के हर पन्ने से काला सच निकलेगा और खाकी से खादी तक हर चेहरे पर गाज गिरेगी, जो छांगुर के नेटवर्क को बढ़ाने और बचाने में लगा था। अब देखिए जरा, अब पुलिस क्या ढूंढ रही है। लाल डायरी मिल गई और उस लाल डायरी में आखिर क्या हो सकता है, देखिए। यूपी एटीएस को छापेमारी में छांगुर की एक सीक्रेट लाल डायरी मिली। 100 पन्ने की यह लाल डायरी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली है। डायरी में छांगुर का सीक्रेट प्लान और पैसों के लेन देन की डिटेल है। इसी डायरी में लड़कियों की रेट लिस्ट, वीआईपी को दिए गए चंदे का जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि लाल डायरी में कई नेताओं के नाम हैं। डायरी में आधा दर्जन नेताओं के नाम और उन्हें दिए पैसों का रिकॉर्ड है। नेताओं के समर्थन के लिए छांगुर लखनऊ भी आता जाता रहता था। वो प्रचार के लिए नेताओं उम्मीदवारों पर पानी की तरह पैसा बहाता ताकि उसका राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण बना रहे। सबसे ज्यादा पैसे उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में खर्च किए। डायरी में विधानसभा के एक प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का जिक्र है। हालांकि वो प्रत्याशी उतरौला विधानसभा सीट से चुनाव हार गया था। 2022 में उतरौला से बीजेपी के राम प्रताप वर्मा चुनाव जीते थे 2022 में। और तो क्या छांगुर ने उतरौला से सपा प्रत्याशी को पैसे दिए थे? अब यह सवाल है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छांगुर का अतीक से कनेक्शन मिला। 2014 में अतीक अहमद सपा के टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा और दावा है तब छांगुर ने अतीक के लिए खूब प्रचार किया। तहसील और पंचायत स्तर के चुनाव में भी छांगुर फंडिंग करता था। नेताओं के कार्यक्रम पर प्रचार का खर्च वो अपनी जेब से भरता था। डायरी में पुलिस के बड़े अधिकारियों को दिए पैसों का भी जिक्र है। कभी सीधे तो कभी जलसे में मुख्य अतिथि बनाकर उन्हें पैसे देता था। 2027 में वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को भी चुनाव लड़ाना चाहता था। इसके लिए छांगुर अधिकारी का समर्थन और चुनावी फंडिंग कर रहा था। वो अपने प्लान में कामयाब होता उससे पहले ही गिरफ्तार हो गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय और उषा ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का जलालुद्दीन इस समय मीडिया हेडलाइन बना हुआ है। आज अखबार में निकला ये हुआ है कि मदरसों के जो मौलवी थे वो भी उसको मदद करते थे धर्मांतरण कराने में। प्रॉपर्टी डीलर भी इसमें शामिल थे। कुछ पुलिस के लोग भी उसको मदद किया करते थे धर्मांतरण कराने में। और एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम आ रहा। और अब तक इस जलालुद्दीन ने लगभग 5000 परिवारों को कन्वर्ट कर दिया। आप सोचिए 500 करोड़ रुपए एक जलालुद्दीन को विदेश से आया। भारत में 800 जिले हैं और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां 2-4 जलालुद्दीन नहीं है। अगर इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता करें तो बलरामपुर में 2-4 और जलालुद्दीन मिल जाएंगे। लफ्ज़ जिहाद के लिए बाकायदा रेट लिस्ट जलालुद्दीन ने बना रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख की बेटी होगी तो 15 लाख रुपए। अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी परिवार की बेटी होगी तो 15 लाख रुपए। यादव, पटेल, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, ओबीसी परिवार की बेटी होगी तो 10 लाख रुपए। ये रेट रखा हुआ उसने। दलित परिवार की होगी, SC/ST परिवार की होगी तो 5 लाख रुपए। 1500 हिंदू परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं और अभी भी धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पास कोई केंद्रीय कानून नहीं। देखिए वो एक झांगुर बाबा पकड़ में आ गया। ऐसे झांगुर बाबा आपको हर वार्ड, हर विधानसभा में मिलेंगे। उन सब के खिलाफ नागरिकों को जागरूक रहते हुए कठोरतम कार्यवाही करानी चाहिए। ऐसे दुष्टों को दंड भी शरीयत के मुताबिक मिलना चाहिए। इनके हाथ पैर काटे जाएं और इनको ऐसा कठोर दंड मिले कि एक को दंड मिले तो पूरी हर अपराधी सोचे कि मेरे को दोबारा इस प्रकार के काम में शामिल नहीं होना है। तो उषा ठाकुर का कहना है कि शरीयत के हिसाब से सजा मिले। और इस बीच मौलाना बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया है छांगुर के खिलाफ। मौलाना बरेलवी ने हाथ में फतवा लिया हुआ है और यह फतवा छांगुर ने जो कुछ किया है उसके बाद उनके खिलाफ जारी किया गया है। देखिए इस फतवे में क्या है, छांगुर के खिलाफ क्या कह रहे हैं मौलाना बरेलवी। छांगुर के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। छांगुर फिलहाल जेल में।
मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने छांगुर के खिलाफ फतवा जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बोले कि छांगुर ने गलत काम किया है। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि किसी का जबरन धर्मांतरण कराया जाए, लेकिन छांगुर लालच देकर गलत तरीके से धर्मांतरण करा रहा था। उसने अपने गलत काम के लिए नौजवानों को एक फौज बनाई, नौजवानों की, वो गैर मुस्लिम लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी कराता था। अपने घर में कब्र बनवाकर वो लोगों में अंधश्रद्धा फैला रहा था। छांगुर के ये सारे काम इस्लाम की मूल शिक्षा के खिलाफ हैं। छांगुर जैसे लोगों का मुस्लिम समाज से बहिष्कार किया जाए। एक और मौलाना है कौसर हयात मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग ने छांगुर के पक्ष और समर्थन में बयान जारी किया। मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौसर हयात बोले, धर्म बदलना बुनियादी अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब में अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। असली अवैध धर्मांतरण तो दबाव बनाकर घर वापसी करना है। मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए छांगुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। छांगुर बाबा के पास एक दिन में तो इतनी संपत्ति आई नहीं होगी। मुझे तो इस मामले में सरकार की नीयत पर ही शक होता है। अगर किसी के पास अवैध पैसा आ रहा है तो विभाग क्या कर रहे थे? सुनिए जरा मौलाना बरेलवी को और कौसर हयात को। दिल से अपनी मर्जी से जो इस्लाम कबूल करता है वही सही है, वही दुरुस्त है। झंगूर बाबा के ताल्लुक से ये जानकारी मिली कि वो लालच दे करके इस्लाम कबूल कराते थे। उनके पास एक कुछ नौजवान तबका था जिसके ज़रिए वो दबाव डलवाते थे। तो ये तमाम तरीक़े इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम इन तमाम चीज़ों को कबूल नहीं करता, इजाज़त नहीं देता। इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। झंगूर बाबा जैसे लोगों से दूरी बनाएं, उनसे कोई संबंध न रखें। उनकी वजह से चंद मुसलमान लोगों को तकलीफ़ें पहुंची। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ काम किया, इसलिए उनका तमाम अवाम बहिष्कार करे। धर्मांतरण के मामले में जैसे इस तरह की बात हो रही है, अवैध धर्मांतरण करना कानूनी अधिकार है किसी का भी। देश के संविधान में इसकी इजाजत दी गई है कि कोई भी आदमी अगर मुसलमान है तो वो हिंदू बन सकता है, हिंदू है तो वो मुसलमान बन सकता है। क्या नाम, धार्मिक आज़ादी है, मजहबी आज़ादी दी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो आप ये कहना कि अगर कोई क्या नाम आदमी मुसलमान बन जाता है तो वो साहब तो अवैध धर्मांतरण है, अवैध धर्मांतरण है, ये एक बहुत गंदी जहनियत है। इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। ये जो है एक प्रोपेगेंडा है। जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं क्या नाम अवैध धर्मांतरण। वो लोग जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते हैं, जय श्री राम कहलवा के ये जबरदस्ती हिंदू बनाने की तहरीक है। लेकिन मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का तो पूरी दुनिया के अंदर कई मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है। किसी हुकूमत में ऐसा नहीं आता कि कहीं मार पीट कर ये कहलवाया गया हो कि साहब अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर कहीं नहीं आया। तो छांगुर पर धर्मांतरण कराकर पैसा जमा करने का आरोप है, फंड विदेशों से लेने का आरोप है, और वो फंड लेकर ये कोठी बनाई, ये भी दावा किया गया। उस कोठी पर बुलडोजर चल चुका है, पूरी कोठी अब मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन छांगुर की अभी भी बहुत सी संपत्तियां हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये छांगुर के एक ठिकाने पर, एक कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चिपकाया गया है और ये नोटिस आप देख रहे हैं, बाकायदा ईडी ने ही नोटिस चिपकाया है छांगुर के इस ठिकाने पर। ये छांगुर का कॉम्प्लेक्स है जहां ये नोटिस लगाया गया है। दूसरी तरफ छांगुर के गुर्गे को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है राशिद। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, राशिद की गिरफ्तारी बलरामपुर से हुई है, बलरामपुर से इसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन ईडी को बाकायदा छांगुर की संपत्ति का डेटा मिला है। यह देखिए बाकायदा वो पेज जिसमें लिखा है कितनी संपत्ति है, 64 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 64 लाख। ये देखिए 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 42 लाख, ये लगभग 1 करोड़ की, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 40 लाख की प्रॉपर्टी। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि छांगुर की करोड़ों की संपत्ति, उसने जो पैसा जमा किया विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर, या फिर उसने जो पैसा जमा किया इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर, उसने इससे कोठी तैयार की है। देखिए जरा, 40 करोड़ की जो संपत्ति उसने बनाई है वो ईडी को जानकारी मिली है।
इस संपत्ति के बारे में मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर चला है, ये वो संपत्ति है। 40 करोड़ की जो संपत्ति जब्त हुई है वो कहां है जरा देखिए। मधुपुर उतरौला में आलीशान कोठी है जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। मधुपुर उतरौला में 5400 स्क्वायर फीट का घर है 1 करोड़ 40 लाख का। मधुपुर उतरौला में 5 बीघा जमीन 1 करोड़ 25 लाख की। लालगंज उतरौला में 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख का है। लालगंज उतरौला में 2400 स्क्वायर फीट की दुकान है 1 करोड़ 20 लाख की। ताजुद्दीन आसवी बुटीक उतरौला में 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। चांद औलिया मधुपुर में 3 बीघा जमीन 65 लाख रुपए की। यह सब संपत्ति कहां से आई? उसी पैसे से। सुभाष नगर उतरौला में 9000 स्क्वायर फीट का घर 64 लाख रुपए। मधुपुर उतरौला में 3 बीघा जमीन 42 लाख रुपए की। रेहा माफी उतरौला में 3000 स्क्वायर फीट का घर 40 लाख रुपए का। ईडी को छांगुर और करीबियों के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली। जांच एजेंसी ने छांगुर की 10 संपत्तियों के कागजात जब्त कर लिए। इन संपत्तियों में छांगुर का घर, उसकी दुकान और कई जमीन है। इनमें छांगुर की सहयोगी नीतू और नवीन की प्रॉपर्टी भी शामिल है। इसकी मौजूदा कीमत 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और 40 करोड़ रुपए की संपत्ति तो सिर्फ यूपी के बलरामपुर की है। यूपी से लेकर मुंबई तक छांगुर की कई और प्रॉपर्टी की खबर है। मुंबई और पुणे में भी छांगुर की 10 करोड़ की संपत्ति का दावा है। यानी देश भर में छांगुर की कुल 100 करोड़ तक की संपत्ति हो सकती है। फिलहाल ईडी ने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात कब्जे में लिए हैं और जांच के बाद इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर संपत्ति काली कमाई और धोखाधड़ी से खड़ी की गई हैं। सुनिए जरा, 2 लोगों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, छांगुर के गुर्गों को। देहरादून के एसएसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वहाँ सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस वैसा कोई मैटर आता है, उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। और आइए आज की एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी संगठन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लश्कर के मुखौटे टीआरएफ पर बैन लग गया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर का संगठन था टीआरएफ। उस टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। अगली तस्वीर दिखाऊं। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान को घुसकर मारा। उसके बाद मुनीर पहुंचे थे ट्रंप के बुलावे पर मिलने के लिए। ट्रंप के साथ खाना भी खाया था और माना गया कि मुनीर और ट्रंप की यह मुलाकात, लोगों ने कहा कि मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद ट्रंप आतंकवाद जो भारत के खिलाफ हो रहा है उसको लेकर थोड़े कमजोर हो जाएंगे या लचीले हो जाएंगे। अगली तस्वीर देखिए। लेकिन मुनीर का जाना, ट्रंप के साथ खाना खाना चला नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं हुआ क्या, अमेरिका ने क्या किया है। यह जो संगठन है टीआरएफ का चीफ है सैफुल्लाह और यह जो टीआरएफ है यह लश्कर का ही मुखौटा है। लश्कर पर बैन लगा तो टीआरएफ बना लिया और भारत पर अटैक शुरू किया। इस टीआरएफ पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा यह लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ है टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी जो टीआरएफ है उसे आतंकी संगठन अमेरिका ने घोषित कर दिया। ऊपर देखिए लिखा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सबसे ऊपर नीले पे सफेद से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह अमेरिका का वो है। अगली तस्वीर देखिए। बाकायदा खुद एस जयशंकर विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और अमेरिकी विदेश मंत्री की तारीफ करते हैं इसके लिए कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का जो मुखौटा है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है।
अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। लश्कर के जिस मुखौटा संगठन को मुनीर और उनकी टीम बचाने की कोशिश कर रही थी, ट्रंप ने उसी संगठन को आतंकी घोषित कर दिया। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखिए इस वक्त मैं नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट, यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज पर जारी हुई। ट्रंप के साथ डिनर करके मुनीर का कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन जयशंकर की डिप्लोमेसी मुनीर की थाली पर भारी पड़ गई। और आइए अब आपको बताऊं कि लश्कर पर जो एक्शन हुआ है, यह एक्शन पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी ऐसा हो जाएगा। इस एक्शन के मायने क्या है? टीआरएफ बैन का मतलब क्या? अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन मान लिया है, टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने अपने बयान में बाकायदा लिखा है कि लश्कर तैयबा के मुखौटे टीआरएफ ने भारत में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई। 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में सबसे बड़ा हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई बार हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहलगाम हमले के लिए न्याय दिलाने की कोशिश है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने का भारत ने स्वागत किया। लश्कर पर बैन लगने के बाद हाफिज सईद के इशारे पर टीआरएफ बनाया गया। 2019 से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। यह कश्मीर के युवाओं को बरगला कर उन्हें आतंकी बनाता है। भारत सरकार ने जनवरी 2023 में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका जिस संगठन को आतंकी घोषित करता है, उसका मतलब है अमेरिका उसे अपने लिए भी खतरा मानता है। अब टीआरएफ के आतंकियों के खिलाफ और कड़े एक्शन होंगे। आतंकियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लागू होंगे। टीआरएफ से जुड़े लोगों की यात्रा पर बैन लग जाएगा। अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई मदद नहीं मिलेगी। विदेशों से पैसा जुटाना, फंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। यह होगा बैन करने के बाद। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के जो पीड़ित हैं, उनके परिवारों को सुनिए। ये एलईडी तंजीम है, इस पे जो पूरी बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा और उसको वहाँ पे हत्या कर दिया। तो इसमें हम खुश हैं कि इन्होंने इस एलईडी तंजीम पे पूरा दबाव रख के इसको नाकामयाब किया और इस पे हम खुश हैं कि इन्होंने इसका एहसान किया और हमारे पर इंसाफ किया। जी हम तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर ही दिया। तो हम बहुत फख्र फील करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई के जाने के बाद भी उन्होंने इन लोगों के ऊपर इतना सब कुछ किया ही है, तो हमें फख्र है। यूएस गवर्नमेंट ने द रेसिस्टेंट फ्रंट पर जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है, उस पर जो सैंक्शन लगाया है, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का। अब सोचिए जरा, अमेरिका ने बैन लगाया लश्कर के मुखौटा संगठन पर, तो देखिए जरा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी लेटर जारी कर दिया। इतना खौफ था, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है पाक विदेश मंत्रालय ने। देखिए जरा इस प्रेस रिलीज में पाक विदेश मंत्रालय अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें लिखा है टीआरएफ पर एक्शन के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया जिसमें लिखा है पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में साथ खड़ा है और आतंकवादी सैफुल्लाह की गिरफ्तारी समेत कई एक्शन ले रहा है। प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा के साथ पाक का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने संबंधित संगठनों को प्रभावी ढंग से भी एक्शन लिया, उनके खिलाफ लश्कर से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया है, उससे जुड़े लोगों को कट्टरपंथ से मुक्त करवाया गया है और पाकिस्तान दावा करता है कि हाफिज सईद जेल में है, लेकिन दुनिया सच जानती है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं।
मैं समझता हूं ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूं काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री, क्योंकि चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको रोक रहा था। अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपना जमावड़ा रखना चाहता है, कई रीजन हैं चाइना को रोकने के लिए, सीआर रिपब्लिक और उसके आगे अपना आधिपत्य करने। आइए, तो पाकिस्तान अपने बुरे हाल से खुद डूब रहा है। एक तस्वीर ये, बाढ़ में पाकिस्तान के डूबने से हालात हो गए। पहली तस्वीर देखिए जरा, तस्वीर आई, एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग करते करते इतना पानी आ गया कि खुद पानी में डूब गए। होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिशों की वजह से कोयल सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो आ गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के रास्ते जो है वो मनकता हो गए। कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, घरों को जाने वाले और शहरों को। दूसरी तस्वीर देखिए, रावलपिंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी का बहाव देखिए, जिससे आपको अंदाजा होगा पाकिस्तान में बाढ़ के हालात क्या हैं। और तस्वीर देखिए जरा, रावलपिंडी की गलियों में देखिए पानी किस कदर है, लोगों के घर डूबे हुए हैं। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान में कितने लोगों की जान चली गई है सिर्फ 2 दिन में। पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ आ गई, रावलपिंडी के कई इलाके पानी में डूब गए हैं और घर, मकान और गलियों में कमर तक पानी भरा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, हजारों लोग बाढ़ के बीच फंस गए हैं। साथ ही बाढ़ में सबसे ज्यादा पंजाब का रावलपिंडी प्रभावित है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सेना हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से 63 लोगों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए कई इलाकों में इमरजेंसी लगाई गई है। 15,000 कर्मचारियों को रेस्क्यू में लगाया गया है। अब तक 57 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कई विभागों के लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं, भूपेश बघेल के बेटे की आज गिरफ्तारी हो गई। मुश्किल में कैसे भूपेश बघेल हैं, परेशानी में फंस गए हैं, उनके बेटे का जन्मदिन भी था। भूपेश के चैतन्य मुश्किल में, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता, और ये है उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल। आज ईडी पहुंची इनके घर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, राहुल गांधी के साथ आप रॉबर्ट वाड्रा को देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो ईडी का ओवरऑल एक्शन है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जिन्हें ईडी ने कस्टडी में लिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। चैतन्य को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में पेश किया और चैतन्य की रिमांड ली आगे की पूछताछ के लिए। चैतन्य की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। देखिए जरा, ईडी का पुतला जलाया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली सराय
रायपुर तक कांग्रेस मुश्किल में है। दिल्ली में राहुल के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुग्राम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी, तो रायपुर में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में ईडी उठा ले गई। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। अब देखिए जरा भूपेश बघेल के बेटे को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, ईडी ने क्यों अरेस्ट किया है, क्या आरोप है उनके खिलाफ। ये भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को रिमांड पर भेज दिया। चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य 22 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और चरण दास मौजूद रहे। खबर है कि ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। तड़के कुछ देर की पूछताछ के बाद ईडी चैतन्य को अरेस्ट कर चुकी थी। ईडी की गिरफ्तारी के फौरन बाद भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। भूपेश बघेल ने न झुकेगा न ही डरेगा। आज विधानसभा में बड़ा मुद्दा था, इसलिए ईडी को भेजा गया है। भूपेश बघेल न झुकेगा और न ही डरेगा। अब देखिए जरा चैतन्य बघेल पर आरोप क्या है। भूपेश बघेल के बेटे पर कई आरोप हैं। दरअसल आरोप है कि कोयला घोटाले में शामिल है। आरोप यह भी है कि महादेव ऐप घोटाले में भी है। उन पर शराब घोटाले में शामिल होने के भी गंभीर आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय इन तीनों मामलों में जांच कर रही है। खबर है कि आज की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई। चैतन्य पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने इस मामले में एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश के समय अंजाम दिया गया। इस घोटाले में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा भी शामिल है। इसके अलावा आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी भी हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज़ अडानी के खिलाफ ना बोल सके। ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे जिस तरह का भ्रष्टाचार। और आइए अब आपको बताऊं, शराब घोटाले में जो ईडी की चार्जशीट है, वो चार्जशीट क्या कहती है, किसको कितना हिस्सा गया है। चार्जशीट चौंकाने वाली है। सोर्सेस से नेता और मंत्री को 1392 करोड़ रुपए गया है। 3 शराब बनाने वाली कंपनियों को 359 करोड़, 2174 करोड़ का घोटाला है। अनवर डेबर और अनिल टुटेजा जो एक आईएएस थे, 182 करोड़ रुपए। राज्य आबकारी विभाग को 91 करोड़, जिला आबकारी अधिकारी को 91 करोड़ और विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह को 61 करोड़ रुपया गया है। यह कहती है ईडी की चार्जशीट। अब देखिए जरा दूसरा मामला जो है वो ईडी का मामला है राहुल गांधी के जीजाजी से जुड़ा। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के पास पहुंचे थे। 14 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी है और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की तो राहुल गांधी को गुस्सा आ गया। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इन दिनों गांधी परिवार भी मुश्किल में। नेशनल हेराल्ड में लगातार सुनवाई चल रही है। नेशनल हेराल्ड में सोनिया और राहुल आरोपी हैं। इस बीच ईडी ने राहुल के जीजा की मुश्किलें बढ़ा दी। ईडी ने 16 जुलाई को वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई आपराधिक चार्जशीट नहीं थी। ईडी ने चार्जशीट में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। ईडी ने गुरुग्राम जमीन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई दूसरे लोगों के साथ कंपनियों के नाम भी हैं। ईडी ने 16 जुलाई को कंपनी की 37 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की थी। ईडी की चार्जशीट पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया और अगली तारीख 24 जुलाई रखी है। ईडी की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने अपनी पहली बार चुप्पी तोड़ी। राहुल गांधी ने चार्जशीट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया में लिखा, सरकार पिछले 10 साल से मेरा जीजा जी को परेशान कर रही है। यह चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है।
मुझे पता है कि वो बहादुर हैं और वो पूरी गरिमा से इसका सम्मान करते रहेंगे। आखिर में सच्चाई की जीत होगी। आइए आपको बताऊं कि रॉबर्ट वाड्रा पर दरअसल आरोप क्या है, किन आरोपों में उनके खिलाफ जांच हो रही है और चार्जशीट दाखिल की गई है। दरअसल 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने एक जमीन खरीदी। गुरुग्राम के शिकोपुर गांव में वाड्रा की कंपनी ने जमीन का सौदा किया। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी। सोचिए, जमीन सिर्फ 7.5 करोड़ में खरीदी। जब यह सौदा हुआ तब हरियाणा में कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा सरकार थी। हुड्डा ने 2.7 एकड़ पर आवासीय परियोजना विकसित करने को मंजूरी दे दी। आवासीय परियोजना की मंजूरी मिलते ही जमीन के दाम तेजी से बढ़ गए और जिसके बाद 2 महीने में ही रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ से खरीदी जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी है। वाड्रा की कंपनी को 4 महीने में ही 700% ज्यादा मुनाफा हो गया। 2012 में हुड्डा सरकार ने कॉलोनी बनाने का लाइसेंस भी डीएलएफ को दे दिया, जिसके बाद भूमि रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर आईएएस अशोक खेमका ने जांच कराई और अशोक खेमका की जांच में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई है। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब ईडी तेजी से एक्शन में है और चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इसी महीने अगली सुनवाई भी है। बहरहाल अब बारी है आज के सूत्र की। जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। आप बस अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करिए और इतनी क्षमता और वक्त रखिए कि अपनों को संभाल सकें। जिंदगी का सूत्र दिया है मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ। यूपी के बरेली में पली बढ़ी प्रियंका आज एक बड़ी ग्लोबल स्टार है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत, दर्द और हिम्मत की कहानी छिपी है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद भी प्रियंका को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। कभी उनके सांवले रंग का मजाक उड़ाया गया तो कभी उन्हें काली बिल्ली तक कहा गया, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत नहीं हारी। वो ऑडिशन देती रहीं और मौके का इंतजार करती रहीं। 2003 में अपनी पहली हिंदी फिल्म अंदाज से ही प्रियंका ने धमाल मचा दिया। फिर तो उनके पास इतना काम आया और फिल्में आ गईं कि परिवार को वक्त तक नहीं दे पाती थी। पिता के निधन के बाद दुखी प्रियंका ने कहा था, जब तक मेरे पिता गुजर नहीं गए मेरे पास उनके साथ दिवाली मनाने तक के लिए समय नहीं था। लेकिन अब उनके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। 5 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड जीतने वाली प्रियंका 620 करोड़ रुपए की मालकिन है। प्रियंका चोपड़ा ने संघर्ष, कामयाबी और रिश्ते के कई अहम सूत्र दिए, जिनमें से एक है, पैसे और शोहरत आपके काम का इनाम होते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खुशी परिवार और अपनों का साथ है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।